अर्जुन और मीरा उस खाऊ गली में चले गए थे। वहां उनको एक लड़की घूर रही थी। जब अर्जुन ने जाकर पूछा कि वो उसे क्यों देख रही है, तो लड़की ने मना कर दिया कि वो उसे नहीं देख रही, वो मीरा को देख रही थी। आखिर वो क्यों देख रही थी मीरा को, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, द साइलेंट मिलेनियर कहानी के एपिसोड नंबर 13 में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? और कल के कमेंट में नजर डाल लेते हैं। सूर्य प्रकाश सारण लिखते हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच भाई। पवन कुमार, नाइस स्टोरी सर, थैंक यू सो मच। जसोदा बंदल आई, वेरी नाइस, थैंक यू। मुनावर अहमद, गुड स्टोरी, थैंक यू। मनोज यादव, नाइस स्टोरी, थैंक यू। चौधरी साहब, वॉइस अच्छी है, थैंक यू सो मच। आया यादव, नेक्स्ट एपिसोड डालो। आ रहे हैं जी आज। एमडी कुजात शाह, अंकित भाई, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। फारूक अहमद, मुस्तकिम खान बिजनौर उत्तर प्रदेश से, थैंक यू सो मच। दिवेश त्रिपाठी दमन गुजरात से, थैंक यू जी। उज्जवल जौहरी मनपुरी यूपी से, थैंक यू जी। बाबूलाल प्रेता जेंट कोता से, थैंक यू जी। एसबीडी, नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। सूर्य प्रकाश साहन, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। आप सभी जो कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कमेंट में अपना नाम जरूर लिखकर भेजें, तो कल मैं उनका नाम जरूर लूंगा, और अपने गांव और अपने शहर की जो भी खास चीज है उसके बारे में भी जरूर लिखकर भेजें, जिससे हमें पता चले कि आपके शहर और आपके गांव में कौन सी खास चीज है। चलिए, आज के एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। जब अर्जुन ने पूछा कि वो उसकी तरफ क्यों देख रही है, तो वो लड़की धक से मीरा की तरफ इशारा करके बोली कि वो तो उसे देख रही है। अर्जुन का दिल धक से रह गया था। उसका मजाकिया मूड एक पल में गायब हो गया। उसकी जगह एक खौफनाक अलर्ट ने ले ली। उसने मन ही मन में सोचा, कभी ये सिंघानिया देशमुख की भेजी हुई कोई दुश्मन तो नहीं? कहीं ये मीरा पर हमला करने तो नहीं आ रही? अर्जुन का दिमाग खतरे की घंटे बजाने लगा। उसने तुरंत अपना हाथ अपनी बेल्ट के पास जाने की कोशिश की और चीख कर मीरा की तरफ भागा। उसने चिल्ला कर कहा, मीरा, मीरा पीछे हटो। लेकिन इससे पहले अर्जुन उसे रोक पाता, वो लड़की मीरा के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसने जेब से हाथ निकाला और उसमें कोई हथियार नहीं था। उसने सिर्फ अपना हाथ मीरा की तरफ हैंडशेक के लिए बढ़ा दिया। उस लड़के ने एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक्साइटेड आवाज में कहा, हेलो मिस, मेरा नाम निम्रा शाह है। मैं एक जानी मानी कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। अचानक उस अनजान लड़की को अपने सामने देखकर मीरा घबरा कर पीछे हट गई, और तभी अर्जुन भी वहां पहुंच गया। वह तुरंत मीरा और उस लड़की के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। अर्जुन की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। अर्जुन ने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आगे से नीबरा ने अर्जुन को घूर कर कहा, तुम अपनी ये और प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड वाली ड्यूटी जरा साइड में रखो, मैं इससे बात कर रही हूं ना। फिर अर्जुन के कंधे पर पीछे से झांक कर मीरा ने कहा, मैं कब से तुम्हें देख रही थी, जिस तरह से तुम बात कर रही थी, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, तुम्हारी सादगी, और वो तुम्हारी आंखों की मासूमियत, तुम एक परफेक्ट हीरोइन मटेरियल हो। उसकी ये बात सुनकर मीरा सन रह गई। उसने हकला कर कहा, "हाँ, हीरोइन?" नेवरा की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था, जो किसी कलाकार की आंखों में उसका मास्टरपीस मिलने पर होता है। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं एक बहुत बड़े बैनर के तले की फिल्म की कास्टिंग कर रही हूँ। मुझे एक ऐसा ही रो और निर्दोष चेहरा चाहिए था। मैंने बहुत सी लड़कियों को रातों रात स्टार बनाया है। मैं वादा करती हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम एक नंबर की नंबर वन हीरोइन बनोगी। क्या तुम ऑडिशन देना चाहोगी? ये कहकर नीमरा मीरा के जवाब का इंतजार करने लगी। मीरा के लिए सब किसी अजीब से सपने जैसा था। कल तक वो गुंडों की कैद में थी, और आज वो एक कास्टिंग डायरेक्टर उसे हीरोइन बनाने का ऑफर दे रही थी। लेकिन तभी अर्जुन, उसके दिमाग में 24 घंटे दुश्मनों का खौफ घूमता था। उसे ये सब बहुत बड़ा जाल लग रहा था। अर्जुन ने आगे आकर बहुत ही कड़क आवाज में कहा, हम तुम्हारी बात क्यों माने? सड़क पर चलते कोई भी आकर कास्टिंग डायरेक्टर बन जाएगा और हम मान लेंगे? तुम जाकर कोई फ्रॉड हो। चलो मीरा, हमें यहीं नहीं रुकना। ये कहकर वो मीरा को लेकर वहां से जाने लगा। तभी नीमरा ने चिढ़कर अपना पर्स खोला और एक बहुत ही महंगा गोल्ड एम्बोस्ड विजिटिंग कार्ड निकालकर अर्जुन के सीने पर मारकर कहा, ये लो, मैं मुंबई की टॉप 5 कास्टिंग डायरेक्टर में से एक हूँ। निम्रा शाह कास्टिंग एजेंसी। इंटरनेट पर सर्च कर लो, तुम्हारे जैसे फटीचर को भी मेरी हैसियत का पता चल जाएगा। निम्रा ने भी लोगों की तरह अर्जुन के साधारण कपड़ों को देखकर उसे फटीचर समझने की गलती कर दी। अर्जुन ने कार्ड को ध्यान से देखा। कार्ड असली लग रहा था, लेकिन फिर भी अर्जुन अपनी मीरा को इस ग्लैमर की गंदी दुनिया में नहीं भेजना चाहता था। उसे लगा मीरा भी ये सब नहीं करना चाहेगी। इसलिए अर्जुन ने कार्ड वापस नीमरा की तरफ बढ़ाकर कहा, ठीक है, तुम जो भी हो, लेकिन मीरा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती। उसे फिल्मों का कोई शौक नहीं है।
वो डॉक्टर बनना चाहती है, तुम अपना ऑफर किसी और को दे दो। लेकिन तभी पीछे से एक और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज ने अर्जुन को चौंका दिया। पीछे से मीरा ने कहा, मैं करना चाहती हूँ। अर्जुन ने मुड़कर देखा। मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक और कॉन्फिडेंस था। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने चौंक कर पूछा, मीरा, तुम क्या कह रही हो? मीरा ने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अर्जुन, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे या तुम्हारी ताकत के साए में नहीं जीना चाहती। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे कंधों से कंधा मिलाकर चलना चाहती हूँ। अगर ये भगवान ने मुझे कोई मौका दिया है अपनी एक अलग पहचान बनाने का, तो मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। मीरा के इन शब्दों ने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया। वो हमेशा सोचता था कि मीरा एक डरी हुई और नाजुक लड़की है, जिसे हमेशा उसकी सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन आज मीरा अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहती थी। अर्जुन ने हमेशा मीरा की खुशी को सर्वोपरि रखा था। जब उसने देखा कि मीरा इस काम के लिए सच में एक्साइटेड है, तो वो उसे रोक नहीं सका। इसलिए अर्जुन के चेहरे पर एक नर्म मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं मीरा। तुम जो चाहो कर सकती हो। लेकिन अर्जुन की प्रोटेक्टिवनेस अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपके से अपने फोन से नित्या को मैसेज टाइप किया। निम्रा शाह कास्टिंग डायरेक्टर, इसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो। मुझे 1 मिनट में इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये औरत सिंघानिया देशमुख से जुड़ी हुई तो नहीं। महज 40 सेकंड बाद नित्या का रिप्लाई आ गया, सर बैकग्राउंड चेक क्लियर है। निम्रा शाह एक बहुत ही रेपुटेड और स्ट्रिक्ट कास्टिंग डायरेक्टर है। उसका अंडरवर्ल्ड या किसी भी राइवल फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं। वो बिल्कुल सेफ है। ये मैसेज पढ़ते ही अर्जुन ने गहरी राहत की सांस ली। इसके बाद अर्जुन ने निम्रा की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है, मेरा तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार है। आगे से निम्रा ने खुशी से ताली बजाकर कहा, ओह ग्रेट, तो चलो हमें अभी निकलना होगा। एक बहुत बड़े बैनर की फिल्म का लीड रोल ऑडिशंस भी अभी चल रहा है। अगर हम अभी गए तो मैं तुम्हें सीधे डायरेक्टर से मिलवा दूंगी। मीरा तुरंत तैयार हो गई। अर्जुन भी आगे बढ़ते हुए बोला, चलो मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ। लेकिन निम्रा ने अचानक अपना हाथ खड़ा कर दिया और अर्जुन को रोक दिया। निम्रा ने बहुत ही एरोगेंट तरीके से कहा, ओह ओ नो, नो नो मिस्टर बॉयफ्रेंड, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन ने त्योरिया चढ़ाकर कहा, लेकिन क्यों? निम्रा ने एक झूठा बहाना बनाकर कहा, क्योंकि ये हमारे कंपनी की पॉलिसी है। ऑडिशन हॉल में या स्टूडियो में किसी भी आउटसाइडर को नहीं जाने की इजाजत है, खासकर तुम्हारे जैसे। ये कहते हुए निम्रा ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक एक तिरस्कार भरी नजर से देखकर कहा, तुम्हारे जैसे साधारण लोगों को वहां का माहौल बहुत प्रोफेशनल होता है। तुम्हारा वहां होना मीरा के इंप्रेशंस को खराब कर सकता है। दरअसल निम्रा ने अर्जुन को साधारण कपड़ों और उसके ठेले पर पाव भाजी खाते को देखकर ये सोच लिया था कि अर्जुन कोई सड़क छाप या गरीब लड़का है जो मीरा के हुस्न पर पल रहा है। वहीं अर्जुन को निम्रा की इस बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन उसे मीरा की खुशी प्यारी थी। वो वहां कोई सीन क्रिएट करके मीरा का पहला दिन खराब नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसे पता था कि उसके शैडो गार्ड्स पहले से ही तैयार है। इसलिए अर्जुन ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मीरा तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन याद रखना, अगर इसे एक भी कोई खरोंच आई तो तुम्हारी वो कंपनी पॉलिसी मैं तुम्हारे ही स्टूडियो में आग लगाकर बदल दूंगा। निम्रा ने अर्जुन की इस बात को एक साधारण सड़क छाप मवाली की धमकी समझकर इग्नोर करके मीरा की तरफ देखकर कहा, चलो मीरा, मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करने लगी। इसके बाद मीरा ने अर्जुन को बाय कहा और निम्रा के साथ उसकी महंगी होंडा अमेज में बैठ गई। जैसे ही गाड़ी निकली, अर्जुन ने अपना फोन निकाला और शैडो गार्ड्स को ऑर्डर दिया, उस गाड़ी का पीछा करो। 1 सेकंड के लिए वो तुम्हारी नजरों से दूर नहीं होनी चाहिए। वहां उधर निम्रा की गाड़ी मुंबई के जगमगाती सड़कों पर अंधेरी वेस्ट में जा सबड़े स्टूडियोज से एक तरफ दौड़ रही थी। मीरा खिड़की से बाहर मुंबई की इस नई चकाचौंध भरी दुनिया को देख रही थी। तभी निम्रा ने ड्राइविंग करके रियर व्यू मिरर से मीरा को देखा और एक मेंटर वाले टोन में बात करना शुरू करके कहा, मीरा, तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें मिल गई। हम इस इंडस्ट्री के लोग सालों जूते खींचते हैं, तब जाकर उन्हें एक ऑडिशन मिलता है, लेकिन तुम्हें रातों रात स्टारडम मिलने वाला है। उसकी बात सुनकर मीरा बोली, थैंक यू मैम। तभी निम्रा ने अपनी आवाज को थोड़ा सीरियस करके कहा, लेकिन सुनो, इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें अपना बैगेज
पीछे छोड़ना होगा। उसकी बात सुनकर मीरा कंफ्यूज हो गई। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, बैगेज मतलब? मीरा को कुछ समझ नहीं आया था। तभी नीमरा ने सीधे शब्दों में उसकी बात का जवाब देकर कहा, मेरा मतलब उस फटीचर से है जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड कह रही थी। देखो मीरा, मैं तजुर्बे से कह रही हूँ, ये जो सड़क छाप आशिक होते हैं ना, ये जो सब देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड बड़ी स्टार बन गई, उनके पास पैसा आ गया है, तो ये लोग उनका खून चूसने लगते हैं। जब तुम एक बड़ी स्टार बन जाओगी तो वो लड़का तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। वो तुम्हारे पैसों पर ऐश करेगा और तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। इसलिए मेरी मानो तो उसे अभी छोड़ दो। निमरा की बात सुनते ही मीरा के अंदर एक अजीब सी हंसी का बुलबुला फूट पड़ा। वो अपने होठों को दबाकर हंसने की खुद की रोकने की कोशिश करने लगी। मीरा ने मन ही मन सोचा, फटीचर पैसों पर ऐश करेगा? अगर इस मैडम को पता चल जाए कि जिस लड़के को ये फटीचर और सड़क छाप कह रही है वो अग्निहोत्री एम्पायर का इकलौता वारिस है, अगर इसे पता चल जाए कि उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं कि वो इसके जैसे 100 स्टूडियोज को एक दिन में खरीद ले और दान भी कर दे, तो शायद इसे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सब सोचकर मीरा की हंसी फूट गई। उसको ऐसे हंसता देखकर नेवरा ने चिढ़कर कहा, तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारे करियर की बात कर रही हूँ। तभी मीरा ने अपनी हंसी को काबू किया और बहुत ही मासूमियत से लेकिन दृढ़ता से अर्जुन की साइड लेकर कहा, मैम आप अर्जुन को नहीं जानती, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसने मेरे लिए वो सब किया जो शायद कोई अपने सगे परिवार के लिए ना करे। और रही बात पैसों की, तो अर्जुन को मेरे पैसों की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। आगे से निमरा ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर अपना सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी उम्र के लड़कियों का यही अंधा प्यार उन्हें बर्बाद करता है। खैर जब तुम ठोकर खाओगी तो तुम्हें बात मेरी याद आएगी। उसकी बात सुनकर मीरा चुप हो गई। आज उसने आगे कोई बहस नहीं की। उसे पता था कि अर्जुन की सच्चाई दुनिया के सामने लाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वो बस चुपचाप बाहर का नजारा देखती रही, अंदर ही अंदर नीमरा की बेवकूफी पर मुस्कुराती रही। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बहुत ही भव्य विशाल गेट के सामने आकर रुकी। गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मनराज ड्रीम्स स्टूडियो। ये मुंबई के सबसे बड़े और नामी स्टूडियोज में से एक था। अंदर का माहौल किसी दूसरी दुनिया जैसा था। हर तरफ वैनिटी वैन, बड़े बड़े सेट और लाइट्स और क्रू मेंबर्स भागते हुए दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मीरा की आंखें फटी रह गई। इसके बाद नीमरा उसे सीधा एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर ले गई जहां फिल्म की कास्टिंग चल रही थी। तभी नीमरा ने मीरा को एक स्क्रिप्ट देकर कहा, ये फिल्म राजवीर प्रोडक्शंस की है। डायरेक्टर का नाम नकुल है और वो बहुत सख्त हैं। तुम ये डायलॉग्स पढ़ लो। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। ये सीन एक ऐसी लड़की का है जो एक छोटे से शहर से आई है और अपनी आज़ादी और इज्जत के लिए पूरे समाज से लड़ रही है। एक स्क्रिप्ट का पन्ना उसे थमा दिया। मीरा ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसी की ही जिंदगी की कहानी उन पलों में लिख दी हो। वो दर्द, वो घबराहट, वो ताऊजी का डर और फिर आज़ादी के लिए लड़ने का वो जज्बा। मीरा को कुछ एक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। वो बस अपनी ही भावनाओं को बाहर लाना था। 10 मिनट बाद मीरा को ऑडिशन रूम में बुलाया गया। कमरे के बीचों बीच एक कैमरा लगा था। सामने एक टेबल के पीछे डायरेक्टर नकुल अपने टीम के साथ बैठे थे। नकुल के चेहरे पर एक झुंझलाहट थी। वे पिछले 2 हफ्तों से लीड रोल के लिए लड़कियां देख रहे थे, लेकिन उन्हें वो आग किसी में नहीं मिल रही थी। नकुल ने मीरा की तरफ बिना देखे ही कहा, चलो शुरू करते हैं। मीरा कैमरे के सामने खड़ी हुई। उसने एक गहरी सांस ली। उसे अर्जुन का वो चेहरा याद आया जब उसने ताऊजी से कहा था, मैंने आपकी भतीजी को उन 18 भेड़ियों से अकेले लड़कर बचाया है। उसे अपनी आजादी की कीमत याद आई और फिर मीरा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक ऐसी खनक थी, एक ऐसा अनफिल्टर्ड दर्द और सच्चाई थी जिसने कैमरे में बैठे हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी आंखों से गिरते हुए असली आंसू और चेहरे पर आजादी का वो आक्रोश देखकर डायरेक्टर नकुल के हाथ से उनका पेन नीचे गिर गया। सीन खत्म होने के बाद कमरे में पूरे 10 सेकंड तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। नकुल धीरे से अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने अपनी आंखें नम महसूस की। उन्होंने ताली बजाना शुरू किया और फिर पूरे कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नकुल ने एक्साइटमेंट में कहा, जीनियस, एब्सोल्युटली जीनियस। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा दर्द, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैंने अपनी हीरोइन के बारे में सोचा था। तुमने तो जैसे इस कैरेक्टर को जी लिया है। निम्रा जो कोने में खड़ी थी उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना नकुल सर, ये लड़की हीरा है।
तभी नकुल ने मीरा के पास आकर कहा, वेलकम टू द इंडस्ट्री मीरा, तुम मेरी फिल्म की मेन लीड हो। मीरा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने खुशी के मारे अपना मुंह हाथों से ढक लिया। वो एक फिल्म की हीरोइन बन गई थी। वो अर्जुन के कंधे से कंधा मिलाने के एक कदम और करीब पहुंच गई थी। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक कोना ऐसा था जहां जलन और नफरत की एक भयंकर आग सुलग रही थी। ऑडिशन रूम के बाहर एक बहुत ही आलीशान वेनिटी खड़ी थी। उसके अंदर एक लड़की बैठी थी जिसका नाम सोनाक्षी था। सोनाक्षी इंडस्ट्री की एक जानी मानी लेकिन बहुत नखरेबाज और घमंडी एक्ट्रेस थी। वो नेपोटिज्म की एक परफेक्ट उदाहरण थी। उसके पिता एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, इसलिए उसे लगा कि नकुल की इस फिल्म के मेन लीड में उसी की चलेगी। दरअसल मीरा को लाने से पहले नकुल मजबूरी में सोनाक्षी को ही साइन करने वाले थे, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। सोनाक्षी तो आज अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और अपनी जीत का जश्न मनाने आई थी। उसके आसपास उसके दो पालतू चमचियां संजना और मीना भी खड़ी थी, जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी। तभी संजना ने सोनाक्षी को मक्खन लगाकर कहा, मैम, आज आप इस फिल्म में क्या लगेंगी? आपका रोल तो ब्लॉकबस्टर होगा। आगे से सोनाक्षी ने अपने नाखूनों को फाइल करके घमंड से कहा, ऑफ कोर्स, इस इंडस्ट्री में सोनाक्षी की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी नकुल का एक असिस्टेंट घबराया हुआ वेनिटी वैन में घुसा। उसने नजरें चुरा कर कहा, सोनाक्षी मैम, वो नकुल सर ने कहा है कि आप घर जा सकती हैं। उन्होंने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। सोनाक्षी का फाइलर हाथ से गिर गया। उसने हैरान होकर कहा, व्हाट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा मजाक करने की? ये कहकर वो गुस्से में उसे असिस्टेंट को घूरने लगी। उसकी ऐसी आंखें देखकर असिस्टेंट ने घबराकर पीछे हटकर कहा, मजाक नहीं है मैम, उन्हें एक नई लड़की मिल गई, मेरा नाम है उसका। नकुल सर ने उसे फिल्म की मेन लीड के लिए सिलेक्ट कर लिया है। उसकी ये बात सुनकर सोनाक्षी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह अपनी कुर्सी से उठी और आंधी की तरह वैनिटी वैन से बाहर निकली। संजना और मीना भी उसके पीछे पीछे भागी। सोनाक्षी सीधे ऑडिशन रूम के अंदर पहुंची। दरवाजा खुला था और अंदर नकुल फिल्म मीरा की उस कहानी समझा रहा था। सोनाक्षी ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। मीरा के वो साधारण से कपड़े, बिना मेकअप का चेहरा और उसके चेहरे की वो मासूमियत देखकर सोनाक्षी का खून खोल गया। सोनाक्षी ने मीरा की तरफ देखकर कहा, एक गांव की गवार सड़क छाप लड़की, उसने मेरी सोनाक्षी की जगह ले ली। उसका अहंकार इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो धड़धड़ाते हुए कमरे में घुसी। उसने चिल्लाकर कहा, नकुल, ये क्या मजाक है? तुम इस भिखारिन को मेरी जगह कास्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है इसके अंजाम क्या होंगे? मेरे डैड तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर फिकवा देंगे। नकुल, जो पहले सोनाक्षी के नखरों से परेशान था, उन्होंने भी सख्त लहजे में कहा, सोनाक्षी, बदतमीजी मत करो। ये मेरा सेट है, तुम्हारे डैड का नहीं। मुझे एक टैलेंटेड एक्ट्रेस चाहिए थी, कोई प्लास्टिक की गुड़िया नहीं। मेरा इस रोल के परफेक्ट है, तुम जा सकती हो। ये सोनाक्षी के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। पूरी क्रू के सामने उसकी भयानक बेइज्जती हुई। वहीं संजना और मीरा ने भी मीरा को नफरत भरी नजरों से देखा। सोनाक्षी ने मीरा के पास जाकर उसे एक जहरीली नजर से देखा। सोनाक्षी फुसफुसाकर गुर्रा कर बोली, तुम्हें क्या लगता है दो कौड़ी की लड़की कि तुम एक ऑडिशन देकर स्टार बन जाओगी? तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। ये हीरोइन बनने का सपना इसी स्टूडियो में दफन हो जाएगा। ये सोनाक्षी का वादा है। हालांकि आगे से मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अंदर से थोड़ी सहम गई। उसने तो अभी इंडस्ट्री में कदम ही रखा था कि उसे एक इतनी बड़ी दुश्मन मिल गई। वहीं सोनाक्षी पैर पटक कर वहां से निकल गई। सोनाक्षी ने अपनी वैनिटी वैन की तरफ जाकर कसम खाकर कहा, मैं इस मीरा की वो हालात करूंगी कि ये जिंदगी में कभी कैमरे के सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी। मीरा का हीरोइन बनने का सफर शुरू तो हो गया था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि बॉलीवुड की ये चकाचौंध भरी दुनिया मुंबई के अंडरवर्ल्ड से कम खतरनाक नहीं है। और उधर अर्जुन, जिसके शैडो गार्ड्स ने उसे स्टूडियो के अंदर की ये सारी गॉसिप्स और सोनाक्षी की धमकी की रिपोर्ट दे दी, वो अपनी एंडेवर में बैठा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने स्टीयरिंग पर उंगली थपथपा कर कहा, सोनाक्षी, लगता है तान्या और रागिनी के बाद अब इस नई महारानी को भी उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मीरा की आंखों में आंसू लाने का हक तो भगवान को भी नहीं। ये तो फिर सोनाक्षी चीज क्या है? अर्जुन ने बिना एक पल गवाए अपना फोन उठाया और स्पीड डायल पर नित्या का नंबर मिलाया। कुछ रिंग्स के बाद दूसरी तरफ से नित्या की प्रोफेशनल आवाज आई,
यस सर। इधर से अर्जुन ने भी सीधा मुद्दे पर आकर कहा, नित्या, ये जो एक्ट्रेस है सोनाक्षी, इसके पिता कोई बड़े प्रोड्यूसर है ना? अर्जुन का लहजा एकदम कड़क और आदेशात्मक था। दूसरी तरफ से नित्या ने तुरंत जानकारी देकर कहा, जी सर, मिस्टर राज सिन्हा बॉलीवुड के टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। उनका बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। उसकी ये बात सुनकर इधर से अर्जुन ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, गुड, अभी के अभी राज सिन्हा को कॉल लगाओ। उसे मेरे नाम से नहीं बल्कि अग्निहोत्री एम्पायर के नाम से एक सीधा और साफ मैसेज दो। उसे बता दो कि जिस लड़की मीरा के साथ आज उसकी बेटी ने मनराज ड्रीम स्टूडियो में बदतमीजी की, वो कोई आम लड़की नहीं है। वो अग्निहोत्री परिवार की होने वाली बहू है, मेरी होने वाली पत्नी है। अर्जुन की यह बात सुनते ही नित्या समझ गई कि मामला गंभीर है। उसने तुरंत एक्शन मोड में आकर कहा, अंडरस्टूड सर। तभी अर्जुन ने इधर से कड़क आवाज में फिर कहा, और नित्या, उस राज सिन्हा को यह भी समझा देना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनकी फिल्मों की फंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीप्लेक्स चेन्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो हमारे अग्निहोत्री ग्रुप के पैसों से चलता है। अगर उसकी बेटी ने मीरा की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जरूरत की तो मैं उसका प्रोडक्शन हाउस तो दूर, उसे इस शहर में एक शॉर्ट फिल्म तक बनाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे सड़क पर ला दूंगा। अर्जुन की आवाज में अब एक साइलेंट धमकी थी। दूसरी तरफ से नित्या ने उसे आश्वस्त करके कहा, मैं अभी बात करती हूँ सर, राज सिन्हा को उसकी हैसियत याद दिला दी जाएगी। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। वहीं नित्या ने तुरंत राज सिन्हा को कॉल किया। जब मुंबई के उस घमंडी प्रोड्यूसर्स ने सुना कि उसकी बेवकूफ बेटी ने अनजाने में रणविजय अग्निहोत्री के वारिस की होने वाली पत्नी से पंगा ले लिया है, तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बॉलीवुड का कोई भी इंसान अग्निहोत्री के नाम से खिलाफ जाने के सपने भी नहीं हिम्मत कर सकता। राज सिन्हा पसीने से लथपथ हो गया। उसने नित्या से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने तुरंत अपनी बेटी सोनाक्षी को कॉल मिलाना शुरू कर दिया ताकि उसे रोक सके, लेकिन सोनाक्षी का फोन गुस्से की वजह से स्विच ऑफ था। वहीं उधर अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर निश्चिंत हो गया था। उसे लगा कि अब मीरा के रास्ते में कोई कांटा नहीं आएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि सोनाक्षी का बोया हुआ जहर स्टूडियो में पहले से ही अपना काम शुरू कर चुका था। उधर मनराज ड्रीम स्टूडियो के अंदर माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जब पूरे क्रू और बाकी कास्ट को यह पता चला कि आते ही एक नई लड़की मीरा का इंडस्ट्री की स्टार सोनाक्षी के साथ झगड़ा हो गया और सोनाक्षी ने उसे सरेआम धमकी दी है, तो सबने मीरा से दूरी बना ली। इस इंडस्ट्री का एक कड़वा सच था, यहाँ कोई डूबते जहाज या विवादित इंसान के साथ नहीं देता। पूरी कास्टिंग टीम, मेकअप आर्टिस्ट और को स्टार्स ने मीरा को पहले ही दिन बायकॉट कर दिया। कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। मीरा एक कोने में कुर्सी पर अकेली बैठी थी, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, लेकिन उसे लोगों की घूरती हुई कानाफूसी करते हुए नजरें साफ महसूस हो रही थी। लेकिन इस पूरी भीड़ में सिर्फ एक लड़की थी जिसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका नाम जैस्मीन था। जैस्मीन इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल कर रही थी। वो देखने में खूबसूरत लेकिन स्वभाव से बहुत ही बेबाक, मुंहफट और साफ दिल की लड़की थी। उसे बॉलीवुड की लॉबिंग और गुटबाजी से नफरत थी। वो बस अपने काम से काम रखती थी और अपने कान में ईयरफोन्स लगाकर गाने सुन रही थी। उसने मीरा की तरफ एक हल्की मुस्कान फेंकी, लेकिन फिर वापस अपने काम में बिजी हो गई। कुछ देर बाद कास्टिंग डायरेक्टर निम्रा शाह हॉल में आई। निम्रा ने ताली बजाकर कहा, ओके एवरीवन, अटेंशंस। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने खड़ा करके आगे कहा, ये मीरा है, मुंबई यूनिवर्सिटी के मेडिकल की स्टूडेंट्स और हमारी फिल्म की मेन लीड। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक दूसरे को जान लें। आज कोई शूटिंग नहीं होगी, आज सिर्फ कास्टिंग रीडिंग और कास्ट बॉन्डिंग का दिन है। आप लोग आपस में बात कीजिए, एक दूसरे को समझिए और मैं डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग में जा रही हूँ। इसके बाद निम्रा ने मीरा को एक बेस्ट ऑफ लक कहा और वहां से चली गई। निम्रा को लगा कि उसने अपना काम कर दिया, लेकिन निम्रा के जाते ही कमरे का माहौल अचानक किसी जेल जैसा हो गया। कमरे में 2 लड़कियां मौजूद थी, कियारा और पूजा। ये दोनों सोनाक्षी की सबसे मजबूत मुरीद थी। वो दोनों फिल्म्स में छोटे मोटे रोल्स कर रही थी, लेकिन उनका मुख्य काम सोनाक्षी की हाँ में हाँ मिलाना था, उसके दुश्मनों को नीचा दिखाना था। सोनाक्षी की जो बेइज्जती हुई थी वो इन दोनों से बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। उन्होंने देखा कि मेरा बिल्कुल भोली भाली, शांत और बिना किसी एटीट्यूड वाली लड़की है। उन्हें लगा कि इसे डराना और परेशान करना तो बहुत आसान होगा। उस लड़की ने अपने डिजाइनर सैंडल से फर्श पर एक कागज का टुकड़ा धकेला और पूजा को आंख मारी। वो दोनों चलते हुए मीरा के पास आई। मीरा जो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, उसने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और
इज्जत से कहा, हेलो। आगे से उस लड़के ने च्युइंगम चबाकर बहुत ही बदतमीज से कहा, हेलो माय फुट। उसने कोने में रखा हुआ एक झाड़ू उठाया और सीधा मीरा के पैरों के पास फेंक दिया। मीरा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है इसका? तभी पूजा ने व्यंग करके कहा, मतलब ये है मिस न्यू मेकर कि इस इंडस्ट्री में नए लोगों को अपनी जगह बनानी पड़ती है। तुमने हमारी स्टार सोनाक्षी की जगह ली है ना, तो चलो सबसे पहले यहाँ की सफाई करो। ये स्टूडियो गंदा हो गया है, झाड़ू लगाओ। मीरा हक्की बक्की रह गई। उसने हैरान होकर कहा, लेकिन मैं तो यहाँ एक्टिंग के लिए। कियारा ने मीरा के सादे सूती कपड़ों को ऊपर से नीचे तक घूर कर कहा, एक्टिंग की तो तू बात हिम्मत कर। शक्ल देखी है अपनी, किसी गांव की गंवार लगती है। ऐसे फटीचर कपड़े पहनकर तू हीरोइन बनने आई है। शक्ल से लगता है कि किसी झोपड़ पट्टी से उठ कर आई है। चल चुपचाप झाड़ू लगा, वरना हम डायरेक्टर से शिकायत कर देंगे कि तुमको स्टार्स को साथ ऑपरेट नहीं कर रही। मीरा जो स्वभाव से बहुत भोली और सहनशील थी, उसे लगा कि शायद इंडस्ट्री में ऐसा ही होता होगा। वो पहले ही दिन कोई तमाशा भी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी स्क्रिप्ट साइड में रखी, बिना कुछ कहे नीचे झुकी और झाड़ू उठाकर सफाई करने लगी। कियारा पूजा ने सब देखा कि मीरा ने कोई पलटवार नहीं किया, तो उनके हौसले और बढ़ गए। अब उन्होंने अपना सबसे नीच और जहरीला हथियार निकाला, किरदार और परिवार पर हमला। कियारा ने पूरे हॉल में सब सुन सके इसलिए जोर से बोलकर कहा, देख रही है पूजा, कैसे नौकरानियों की तरह झाड़ू लगा रही है। इसके तो खून में ही झाड़ू पोछा लिखा है। आगे से पूजा ने हंसकर कहा, हाँ यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसके जैसे फटीचर लड़की मुंबई के इतने महंगे मेडिकल कॉलेज में पढ़ कैसे सकती है। वहां की तो लाखों की फीस होती है। तभी कियारा ने अपने होठ सिकोड़े और एक गंदी सी हंसी हंसकर बोली, अरे तुझे पता नहीं, ऐसे गांव की लड़कियों की माएं बहुत चालू होती हैं। इनकी माँ ने इसे मुंबई भेजने के लिए जरूर गलत काम किए होंगे। उसकी बात सुनकर मीरा के हाथ में झाड़ू वहीं रुक गया। उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। तभी पूजा ने आग में घी डालकर कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। जरूर इसकी माँ किसी अमीर आदमी की रखैल होगी। उसी ने पैसे दिए होंगे इसकी इतनी महंगी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। और ये खुद भी कम नहीं है। तू सोच, सोनाक्षी जैसी स्टार को हटाकर डायरेक्टर ने इसे रोल दिया। जरूर इसने कल रात डायरेक्टर के साथ कुछ खास कास्टिंग काउच पर रंगरेलियां मनाई होंगी। माँ ने किसी अमीर को फंसाया, बेटे ने डायरेक्टर को। वाह! ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके शब्द मीरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। वो अपने लिए कुछ भी सुन सकती थी, उसे फटीचर गंवार नौकरानी कह लो, वो सह लेती। लेकिन उसकी माँ, जिस माँ ने अपना पेट काट कर उसे पाला, मीरा के अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। मीरा ने पूरी ताकत से वो झाड़ू कियारा के पैरों पर दे मारा। वो अपनी जगह पर एक शेनरी की तरह उठी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं, भयंकर क्रोध के थे। उसने दहाड़ कर कहा, अपनी गंदी जुबान बंद करो तुम दोनों। मीरा इतनी जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज में स्टूडियो की दीवारें गूंज उठी। हॉल में मौजूद बाकी लोग भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। तभी मीरा ने आगे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? तुम लोग जानती हो कि क्या मेरी माँ के बारे में? अपनी उस गंदी सोच को अपने पास रखो। मीरा का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वो कियारा के बिल्कुल चेहरे के पास आ गई थी। कियारा, जिसे उम्मीद नहीं थी कि ये गंवार लड़की पलटकर जवाब देगी, उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने चिल्ला कर कहा, तुम मुझ पर चिल्लाएगी, दो कौड़ी की लड़की? कियारा ने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से मीरा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। चटाक! थप्पड़ इतनी जोर का था कि मीरा का चेहरा एक तरफ घूम गया। उसके गोरे गाल पर पांचों उंगलियों के निशान छप गए। उसके होठ के किनारे से हल्का खून रिसने लगा। मीरा अभी संभल नहीं पाई थी कि दूसरी ओर से पूजा ने पीछे से आकर मीरा के बाल मुट्ठी में जकड़ कर कहा, तुझे तेरी औकात याद दिलाते हैं आज। ये कहकर पूजा ने चिल्लाकर मीरा के बाल खींचे और उसे जमीन पर दे मारा। मीरा फर्श पर गिर पड़ी। उसका सिर जमीन से टकराया। इसके बाद कियारा ने आगे बढ़कर मीरा को लात मारने के अपना पैर उठाया, लेकिन अचानक एक बहुत तेज और कड़क आवाज आई, बस करो तुम दोनों चुड़ैलों। ये जैस्मीन थी। उसने अपना ईयरफोन्स फेंक दिया और एक तूफान की तरफ दौड़ती हुई आई। उसने कियारा को एक जोरदार धक्का दिया और कियारा अपना बैलेंस खोकर पीछे कुर्सी पर जा गिरी। तभी पूजा ने जैस्मिन का हाथ उठाना चाहा, लेकिन जैस्मिन ने पूजा का हाथ हवा में पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि पूजा दर्द से चीख पड़ी। जैस्मिन ने अपनी उंगली कियारा और पूजा के चेहरे पर तान कर एक लेडी डॉन की तरह कहा, अगर इस लड़की को दोबारा हाथ भी लगाए ना, तो मैं तुम दोनों के बाल नोच डालूंगी।
और इस स्टूडियो में तुम्हें गंजा कर दूंगी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक नई लड़की को बुली कर रही हो। निकल जाओ यहाँ से। वो दोनों लड़कियां जैस्मिन के इस आक्रामक रूप से डर गई। वो जानती थी कि जैस्मिन पागल है और सच में मार सकती है। वो दोनों बड़बड़ाती हुई और गालियां देकर वहां से खिसक गई। हॉल के बाकी लोग भी अपने अपने काम में लग गए। किसी ने आगे आकर कुछ नहीं कहा। तभी जैस्मिन नीचे बैठी और बहुत प्यार से मीरा को अपने कंधों का सहारा देकर उठाया। उसने मीरा को एक कुर्सी पर बैठाया और उसे पानी का गिलास दिया। जैस्मिन ने मीरा के बालों को ठीक करके कहा, रिलैक्स, शांत हो जाओ। तुम कितनी भोली हो यार। इस इंडस्ट्री में कितने सीधेपन से काम नहीं चलता। यहाँ भेड़िए घूमते हैं। उसने मीरा के गाल पर पड़े लाल निशान को देखा और उसका खून खोल गया। वहीं मीरा को पानी का गिलास पकड़ते हुए सुबक रही थी। तभी जैस्मिन ने मीरा के आंसू पोंछ कर कहा, मीरा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? अगर नहीं है तो अपना कोई अच्छा सा मजबूत सा बॉयफ्रेंड बना लो यार। इस लाइन में सरवाइव करने के लिए तुम्हें एक बैकबोन की जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हारी रक्षा कर सके और इन जैसी चुड़ैलों का मुंह तोड़ सके। उसकी यह बात सुनते ही मीरा के दिल में सीधे अर्जुन की तस्वीर उभर आई। मीरा ने रोकर हिचकियां लगाकर कहा, है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो बहुत मजबूत है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसकी बात सुनकर आगे से जैस्मिन ने कहा, तो उसे बुलाओ और उसे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जैस्मिन को लगा कि मीरा को अभी भी डर और दर्द के मारे वो सिसक रही थी, लेकिन मीरा की आंखों में बहते आंसुओं की वजह से थप्पड़ या जमीन पर गिरने का दर्द नहीं था। उसे शारीरिक दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिल पर जो वार किया गया था वो बहुत गहरा था। मीरा को इस थप्पड़ से ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा था कि उन लड़कियों ने उसकी माँ को रखेल कहा था। मीरा का दिमाग अतीत की उन दर्दनाक यादों में चला गया। वो जानती थी कि उसके पापा के गुजरने के बाद उसकी माँ ने उसे कैसे पाला था। जब कमाई का कोई रास्ता ही नहीं था, तब उसकी माँ ने लोगों के घरों में झूठे बर्तन धोए थे, अपनी हथेलियों को घिस घिस कर खून निकाला था। एक एक पैसा बचाकर उन्होंने मीरा की स्कूल की फीस भरी थी। मीरा को याद था कि वो दिन जब घर पर एक रोटी होती थी तो उसकी माँ झूठ बोल देती कि उसने खा लिया है और खुद पूरी रात भूखे पेट सो जाती। जब माँ बीमार पड़ती तो उसके पास डॉक्टर की दवाई के लिए 50 रुपए भी नहीं होते, तो वो बेचारी तपते बुखार में भी खुद जंगल में जाकर जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाती, उन्हें पीस कर खाती थी। मीरा को भी बुखार होने पर वही जड़ी बूटी पिलाती थी। उसकी माँ एक तपस्विन का जीवन जी रही थी और आज इन अमीरजादों ने उस देवी जैसी माँ को एक रखेल कह दिया था। ये सोच सोच कर मीरा का दिल फट रहा था। वो कुर्सी पर बैठी फूट फूट कर अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रो रही थी। तभी हॉल के एक असिस्टेंट डायरेक्टर की आवाज गूंजी, अटेंशन गाइस, आज का पैकअप हो गया है। कल सुबह 9 बजे सबको स्टूडियो पहुंचना है, शार्प 9 AM। उसकी बात सुनते ही मेरा अपनी जगह से उठी। उसने अपना बैग उठाया और उसने जैस्मिन को थैंक यू कहा। तेज कदमों से रोती हुई स्टूडियो से बाहर की तरफ भागने लगी। उसे बस इस वक्त अर्जुन के सीने लगना था। विशाल गेट पर अर्जुन अपनी एंडेवर के बोनट से टिक कर खड़ा था। उसकी नजरें गेट पर ही टिकी थी। उसने अपने शैडो गार्ड्स को पहले ही बता दिया था कि अंदर कोई भी बात उसे न बताए जब तक मीरा की जान पर न बन आए। वो चाहता था कि मीरा अपनी आजादी महसूस करे। तभी उसने देखा कि मीरा लगभग दौड़ती हुई अपना सिर झुकाए बाहर आ रही थी। अर्जुन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो अपनी हीरोइन का पहला दिन कैसा रहा जानने के लिए बेताब था। वह अपनी जगह से सीधा खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैला दी। लेकिन जैसे ही मीरा नजदीक आई, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अर्जुन की वो मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर वो जम गई। मीरा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। और सबसे भयानक बात, उसके उस खूबसूरत गोरे चेहरे पर किसी के हाथ की 5 उंगलियों का गहरा निशान था। उसके होठों के किनारे से खून की एक पतली सी लकीर सूख चुकी थी। उस पल में अर्जुन का दिल रुक गया, फिर दोगुनी रफ्तार से धड़कने लगा। उसका खून इस कदर खोल उठा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके अंदर का वो फटीचर आशिक मर गया और अग्निहोत्री एम्पायर का वो खूंखार वारिस जाग उठा, जिसने कल रात ही 20 गुंडों की हड्डियां तोड़ी थी। मीरा दौड़कर अर्जुन के पास आई, सीधे उसके सीने से लग गई। वो अर्जुन की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। तभी अर्जुन ने कांप कर हाथों से मीरा का चेहरा ऊपर उठाकर पूछा, मीरा, मीरा ये क्या है? उसकी उंगलियों ने उस लाल थप्पड़ के निशान को छुआ। अर्जुन की नसें उसके माथे पर तन आई। उसने गुस्से में पूछा, किसने किया है ये मीरा? किसने मेरी मीरा पर हाथ उठाने की जरूरत की? अर्जुन की आवाज इतनी खौफनाक और भारी थी कि आसपास के लोग भी डर गए।
वहीं मीरा बस रोती जा रही थी। उसने सिसक कर कहा, अर्जुन, अर्जुन, उन्होंने मेरी माँ को। मीरा की हिचकियां बंद गई थी। आगे से अर्जुन ने कड़क आवाज में पूछा, किसने मीरा? मुझे नाम बताओ। अर्जुन अपनी कार के डिग्गी की तरफ मुड़ने लगा, जहां उसने अपनी हथियार रखे हुए थे। लेकिन तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं अर्जुन, सुनो। उसने रोते रोते अर्जुन के अंदर की पूरी बात बताई। उसने बताया कि कैसे कियारा और पूजा ने उसको झाड़ू लगवाया और कैसे सोनाक्षी की वजह से उसे बॉयकॉट किया गया। लेकिन जब मीरा ने उस हिस्से पर आई जहां उन लड़कियों ने उसकी मां को गालियां दी, तो उसका दर्द सुना नहीं गया। मीरा सिसक कर टूटी हुई आवाज में बोलती जा रही थी। उसने कहा, अर्जुन, अर्जुन, उन्होंने मेरी माँ को बहुत गंदा कहा। उन्होंने कहा कि मेरी माँ किसी अमीर आदमी की रखेल है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने अपना जिस्म बेचकर मुझे बम्बई पढ़ने भेजा। उसके ये शब्द सुनकर अर्जुन का शरीर पत्थर हो गया। उसका जबड़ा इतनी जोर से कसा कि उसके दांतों के पिसने की आवाज आ रही थी। तभी मीरा ने अपने आंसू से भरी आंखें अर्जुन की आंखों में डालकर कहा, अर्जुन, मेरी माँ ने मुझे बहुत मुश्किल से पाला। मेरे पापा के जाने के बाद हमारी दुनिया उजड़ गई थी। मेरी माँ खुद भूखी रहकर अपने हिस्से की आधी रोटी मुझे खिलाती थी ताकि मैं भूखी न सोऊं। जब मैं स्कूल जाती तो वो दूसरों के घर में जाकर झूठे बर्तन मांजती। उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे अर्जुन। जब सर्दियों में वो बीमार होती तो उनके पास दवाई के पैसे नहीं होते। वो कांपते हुए शरीर के साथ खुद जंगल में जाती, जड़ी बूटियां ढूंढती और कड़वा पानी पीकर ठीक होती। मुझे भी बुखार में वही कड़वी दवाई देती। मेरे ताऊजी की फाइनेंशियल हालात तो अब जाकर ठीक हुई है, जब मैं तुमसे मिली हूँ। उससे पहले तो हमने सिर्फ नर्क देखा है, नर्क। ये कहकर मेरा अर्जुन के सीने पर सिर मार मार कर रो रही थी। उसने आगे कहा, मेरी उस देवी जैसी माँ को उन्होंने रखेल कहा अर्जुन। मुझे उस थप्पड़ का नहीं दर्द है, मुझे अपनी माँ के लिए दर्द हो रहा है। वहीं मेरा का एक शब्द अर्जुन के सीने में खंजर की तरह उतर रहा था। एक माँ का अपमान अर्जुन अग्निहोत्री के लिए सबसे बड़ा पाप था। अर्जुन ने मीरा को अपने सीने से लगा लिया। उसने एक हाथ से मीरा का सिर पकड़ा और दूसरे हाथ से अपनी बंद आंखें करके खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश की। अर्जुन ने मीरा के माथे को चूम कर कहा, शांत हो जाओ मेरी जान, बस करो। लेकिन अर्जुन खुद शांत नहीं था। उसके अंदर एक सुनामी उबल रही थी। उसने मीरा को धीरे से कार के बोनट के सहारे खड़ा किया। अर्जुन ने बहुत ही ठंडे लेकिन मौत जैसे शांति वाले स्वर में कहा, यहीं रुको मीरा, सिर्फ 5 मिनट। मैं अभी उन लड़कियों की जुबानें खींचकर तुम्हारे कदमों में डालता हूँ और उनको इसी स्टूडियो में जिंदा गाड़ कर आता हूँ। अर्जुन ने मुड़कर स्टूडियो के गेट की तरफ कदम बढ़ाए। उसके चालों में वो खौफ था किसी भी इंसान की रूह कपा दे। वह आज उस स्टूडियो में खून की नदियां बहाने वाला था। लेकिन तभी मीरा ने दौड़कर पीछे से अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे रोक कर कहा, अर्जुन, अर्जुन, रुक जाओ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्जुन को रोकने की कोशिश की। अर्जुन रुका। उसने बिना मुड़े कहा, मुझे मत रोको मीरा। उन्होंने भगवान को गाली दी है, मैं आज उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उसे रोक कर कहा, प्लीज अर्जुन, मेरी कसम है तुम्हें। उसने अपने दोनों हाथों से अर्जुन का चेहरा पकड़ लिया। वहीं अर्जुन की आंखें लाल थी। उसने गुस्से में कहा, उन्होंने तुम पर हाथ उठाया है मीरा। लेकिन आगे से मीरा ने रोकर उसे समझा कर कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन अर्जुन, मैं आज ही इस इंडस्ट्री में आई हूँ और ये मेरा पहला दिन था। अगर तुम आज अंदर जाकर खून खराबा करोगे तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पूरी इंडस्ट्री में बात फैल जाएगी कि गुंडे की गर्लफ्रेंड हूँ। लोग मुझसे डरेंगे, मुझे काम नहीं देंगे। मैं अपनी मेहनत और अपनी इज्जत अपनी जगह बनाना चाहती हूँ, किसी खून खराबे की नींव पर नहीं। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से में कहा, इज्जत? उन्होंने तुम्हारी इज्जत तार तार कर दी मीरा। लेकिन तभी आगे से मीरा ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं उनसे खुद निपटूंगी अर्जुन। मीरा की आंखों में अब एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। वो रोना बंद कर चुकी थी। उसने आगे कहा, मैं उन्हें अपनी एक्टिंग से, अपनी सफलता से जवाब दूंगी। वो सोनाक्षी, वो कियारा, वो सब मेरे कदमों में खुद आकर झुकेंगी। मैं पहले ही दिन किसी को अपना जानी दुश्मन नहीं बनाना चाहती। इसके बाद मीरा ने अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे रक्षक हो अर्जुन, मेरी ढाल हो। लेकिन मुझे अपनी लड़ाई खुद भी तो लड़ने दो। अगर अगर आगे चलकर उन्होंने फिर कभी मुझे परेशान किया या फिर कभी मेरी माँ का नाम अपनी गंदी जुबान पर लिया, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तब तक तुम उनसे अपने तरीके से, अपने अग्निहोत्री अंदाज में निपट लेना, प्रॉमिस। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने मीरा की आंखों में देखा।
वो लड़की की हिम्मत और उसकी सोच से हैरान था। जो लड़की अभी टूट टूट कर रो रही थी, वो अपनी मंजिल के लिए इतनी मजबूत खड़ी थी। अर्जुन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां ढीली की। उसने अपना हाथ मीरा के उस गाल पर रखा जहां थप्पड़ का निशान था। उसकी उंगलियों का स्पर्श बहुत ही नाजुक था। अर्जुन ने भारी आवाज में कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मीरा, लेकिन मेरा नहीं। मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। आज मैं अंदर नहीं जा रहा। अर्जुन ने मीरा के माथे को चूमा और फिर अपनी कार का दरवाजा उसके लिए खोला। अर्जुन ने मीरा को कार में बैठाया। बहुत ही खौफनाक लहजे में बोला, लेकिन एक मेरी बात कान खोल कर सुन लो। उन लड़कियों ने आज अपनी मौत के वारंट पर साइन कर दिया है। तुमने उन्हें आज बचा लिया, लेकिन उनका समय शुरू हो चुका है। कल सुबह 9 बजे तुम स्टूडियो जाओगी, और अगर कल किसी ने तुम्हारे बालों को छूने की भी कोशिश की, तो मैं कसम खाता हूं मीरा, मैं उस मनराज ड्रीम स्टूडियो को शमशान में बदल डालूंगा। ये अर्जुन अग्निहोत्री का वादा है। आगे से मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। उसे पता था कि अर्जुन जो कहता है वो करता है। तभी अर्जुन अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को रिवर्स लिया। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, अर्जुन ने अपनी जेब से फोन निकाला और नित्या को एक मैसेज टाइप किया। कल सुबह 9 बजे मुंबई की सबसे बड़ी और सबसे खूंखार सिक्योरिटी फ्लीट मनराज स्टूडियो के बाहर खड़ी होनी चाहिए, और उन दो लड़कियों कियारा और पूजा की पूरी कुंडली मेरे टेबल पर चाहिए। उनके परिवार, उनके बिजनेस, उनकी कमजोरियां, सब कुछ। कल का दिन बॉलीवुड के इतिहास का सबसे खौफनाक दिन होगा। उसको मैसेज करने के बाद अर्जुन ने फोन डैशबोर्ड पर पटका और गाड़ी को तेजी से मुंबई की सड़कों पर दौड़ा दिया। अर्जुन का दिमाग अभी भी गुस्से से उबल रहा था, लेकिन बगल की सीट पर बैठे मीरा की तरफ देखकर वो खुद को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। वहीं मीरा खामोश थी, उसकी आंखें लाल थी, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी के गेट के अंदर दाखिल हुई और विला नंबर 360 के पोर्च में आकर रुकी। विला का दरवाजा खुलते ही अंदर से आती देसी घी मसालों की खुशबू ने उनका स्वागत किया। यह खुशबू किसी 5 स्टार होटल के खाने की नहीं, बल्कि एक माँ के हाथों के प्यार की थी। यशोदा माँ और ताई जी ने मिलकर आज रात के लिए राजस्थानी खाना तैयार किया था। वहां का माहौल शांत और खुशनुमा लग रहा था। अर्जुन और मीरा दोनों की दिन भर की थकान तनाव पर मरहम का कार्य कर रही। तभी यशोदा ने रसोई से बाहर आकर प्यार से कहा, आ गए बच्चों। लेकिन तभी उन्होंने मीरा का उतरा हुआ चेहरा देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछती, अर्जुन ने बात संभाल कर कहा, हाँ माँ जी, बस ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हम अभी फ्रेश होकर आते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। वो दोनों नहीं चाहते थे कि यशोदा को कुछ पता चले। वो बिना कुछ बात के ही टेंशन लेगी, इसलिए मीरा और अर्जुन तुरंत अपने अपने कमरों में चले गए। शावर के ठंडे पानी से अर्जुन की शरीर की थकावट तो मिटी, लेकिन उसे अंदर का रक्षक अभी भी जाग रहा था। उसने आईने में खुद को देखा। उसने कसम खाई कि वो मीरा को हर खुशी देगा, लेकिन आज उसी की वजह से मीरा को सब सुनना पड़ा। उसने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया और कपड़े बदल कर नीचे हॉल में आ गया। दूसरी तरफ मीरा भी नहाकर एक सादा सा सूट पहनकर नीचे आ गई थी। पानी से उसके चेहरे के आंसुओं के निशान तो मिटा दिए थे, लेकिन उसके गाल पर वो हल्का सा थप्पड़ का निशान अभी भी मौजूद था, जिसने उसकी चालाकी को अपने खुले बालों से छुपा लिया ताकि उसकी माँ और ताऊजी उसे देख न ले। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए। डाइनिंग टेबल पर आज का नजारा किसी आम परिवार जैसा था। ताऊजी सबसे बीच में बैठे थे। यशोदा और ताई जी सबको अपने हाथों से खाना परोस रही थी। सब लोग शांति से खाना खा रहे थे। ताऊ जी ने गले को साफ करके खंगारा। ताऊ जी ने अर्जुन की तरफ देखकर अपने ठेठ अंदाज में कहा, छोरे। अर्जुन ने कहा, जी ताऊ जी। ताऊ जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कल से देख रहा हूँ तुम्हारी मीरा का बहुत ख्याल रखस है, और ये छोरी भी तेरे लिए अपनी जान छिड़कस है। अब जब हम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करो हो, तो क्यों ना इस रिश्ते को आगे बढ़ा दे। उनकी ये बात सुनते ही अर्जुन के हाथ वहीं रुक गए। तभी ताऊ जी ने आगे कहा, भाई हम ठहरे गांव के सीधे साधे लोग, हमें यहाँ छोरियां ऐसे ही बिना नाम के रिश्तों के उम्र नहीं गुजारती। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बड़ों से मिलो, तुम्हारे माँ बाप से मिलकर आगे की बात तय करना चाहता हूँ, ताकि तुम दोनों को एक शुभ मुहूर्त देखकर शादी के बंधन में बांध सको। उनके बात सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक गया। उसके गले में जो निवाला था वह अचानक अटक गया और बुरी तरह से वो खांसने लगा। खक खक खक। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। वह अपने छाती पर हाथ मारकर खांस रहा था। यह देखकर मीरा हड़बड़ा गई। उसने तुरंत पानी का गिलास अर्जुन की तरफ बढ़ाया
लेकिन ताऊ जी ने मीरा का हाथ से गिलास ले लिया और खुद अर्जुन को थमाकर उसे शक भरी और कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ हमारे शेर? तू मेरे इस सवाल से ऐसे हड़बड़ा क्यों रहा? ताऊ जी की आवाज अचानक से उसी पुराने और सख्त भैरव सिंह वाली बन गई थी। उनकी आंखें अर्जुन के चेहरे को स्कैन कर रही थी। उन्होंने आगे कहा, कहीं ऐसा तो ना है तू बाकी शहर के छोरा की तरह मीरा का भी सिर्फ फायदा उठा रहे से, टाइम पास कर रहे से? अगर ऐसी बात है छोरे तो आज बता दे, मैं कल सुबह की गाड़ी से इसे वापस ले जाऊंगा। उनकी ये बात सुनते ही अर्जुन ने झट से पानी का गिलास मेज पर रखा। उसकी खांसी अभी रुकी नहीं थी। उसने तुरंत हाथ जोड़कर सफाई देकर कहा, नहीं 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 ताऊ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मीरा से बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं उसे शादी करने के लिए एक पैर तैयार हूँ। मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद उसे खुश रखना है। तभी आगे से ताऊ जी ने अपने मूंछों पर हाथ फेर कर कहा, तो फिर तेरे पसीने क्यों छूट गए? बड़ों का नाम सुनते तेरी सिट्टी पिट्टी गुम क्यों होगी? उनकी ये बात सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने नजरें झुका ली और उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा उभर आई। अर्जुन ने भारी आवाज में बात शुरू करके कहा, बात बात यह है ताऊ जी कि मैं आज तक अपने मम्मी पापा से मिला ही नहीं हूँ। यह कहकर वो एक पल के लिए रुक गया। वहीं उसकी बात सुनते ही डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। यशोदा, ताई जी और यहाँ तक कि मीरा भी हैरानी से अर्जुन को देखने लगी। ताऊ जी की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, के बकवास करण लाग रहे से तू? तूने तो मुझे बताया कि तेरे दादाजी हैं। अगर दादाजी हैं तो माँ बाप भी होंगे। तू कह रहा था कि तूने उनसे कभी मिला ही नहीं। क्या वो इस दुनिया में नाश है? आगे से अर्जुन ने अपनी भीगी हुई आंखों से ताऊ जी को देखकर कहा, नहीं ताऊ जी, वो जिंदा तो हैं, लेकिन मेरे परिवार में मैंने जन्म से लेकर आज तक सिर्फ अपने दादाजी रणविजय अग्निहोत्री को ही देखा है। मैंने आज तक अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी। मुझे नहीं पता मेरे पिता की आवाज कैसी है। उसकी बात सुनकर ताऊ जी ने हैरान होकर कहा, ये कैसी पहेली बुझा रहा है छोरे? ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे अपने माँ बाप को ना देखे? ताऊ जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका गुस्सा अब कन्फ्यूजन में बदल चुका था। अर्जुन ने उन सभी को कन्फ्यूजन भरी नजरों से देखा। वो समझ गया कि इन सीधे साधे गांव वालों के लिए इस बात पर यकीन करना कितना मुश्किल होगा कि एक करोड़पति परिवार अपने ही वारिस के साथ ऐसा कर सकता है। अर्जुन ने पानी का घूंट पिया और अग्निहोत्री परिवार के खौफनाक और क्रूर नियम के बारे में समझाना शुरू करके कहा, ताऊ जी, आप मुझे एक साधारण लड़का समझते हैं, लेकिन मेरा परिवार इंडिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर परिवारों में से एक है, अग्निहोत्री एम्पायर। लेकिन इस दौलत के साथ हमारे खानदान में एक बहुत कठोर नियम है। इस नियम के साथ जो मेरे परदादा ने बनाया था, गरीबी का इम्तिहान। यशोदा माँ और ताई जी ध्यान से सुन रही थी। अर्जुन की आवाज में गहरा दर्द झलक रहा था। उसने आगे कहा, हमारे परिवार में जब भी कोई वारिस पैदा होता है तो उसे जन्म के कुछ दिनों बाद उसके माँ बाप से छीन लिया जाता है। उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है, बिना किसी नाम के और बिना किसी पहचान के, बिना एक भी पैसे के। परिवार का कोई भी मेंबर उससे नहीं मिल सकता। उस बच्चे को यह नहीं बताया जाता कि वो एक करोड़पति खानदान का वारिस है। उसकी यह बात सुनकर यशोदा माँ के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने हैरान होकर कहा, हे राम, ये कैसा क्रूर नियम है? कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे दूर कर सकती है? आगे से अर्जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उन्हें करना पड़ता है माँ जी, क्योंकि दादाजी का मानना है, जो दौलत विरासत में मुफ्त में मिलती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। जो लड़का सोने के चम्मच के साथ पैदा होता है, वो कभी भी एक अच्छा राजा या अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। इसलिए वारिस को सड़कों की ठोकर खानी पड़ती है। उसे अनाथों की तरह जीना पड़ता है, भूखा सोना पड़ता है, लोगों की गालियां खानी पड़ती है, ताकि वो इंसानियत और पैसे की कीमत को समझ सके। उसकी यह बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे अर्जुन कॉलेज के दिनों में एक वेटर की नौकरी करता था, कैसे वो एक टूटे हुए कमरे में रहता था। तभी अर्जुन ने आगे कहा, 21 साल तक 21 साल तक मैं एक अनाथ की तरह पला बढ़ा। मुझे नहीं पता था कि मेरा असली नाम भी क्या है। जब मैं 21 साल का हुआ, तब पहली बार मेरे दादाजी मेरे सामने आए। उन्होंने मुझे मेरी असलियत बताई, लेकिन तब मेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। मुझे उनके पैसों का इस्तेमाल किया, खुद अपनी पहचान बनानी थी। यही कारण है कि मैं आज तक अपने मम्मी पापा से नहीं मिला। दादाजी का सख्त हिदायत थी कि जब तक मैं पूरी तरह से साम्राज्य को संभालने लायक नहीं हो जाता, मैं अपने माता पिता से नहीं मिल सकता।
उसकी यह बात सुनकर पूरे डाइनिंग टेबल पर एक भारी खामोशी छा गई। ताऊ जी, जो अर्जुन को कल तक एक शहर का बिगड़ेल रईस ज्यादा समझ रहे थे, उनकी आंखों में अब अर्जुन के लिए अपार इज्जत थी। उन्होंने अर्जुन से माफी मांग कर कहा, छोरे, तना तो जिंदगी का वो रूप देखा से जो बड़े बड़े सन्यासी ना देख सके। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर शक किया। आगे से अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश करके कहा, कोई बात नहीं ताऊ जी, लेकिन अब मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब मैं अग्निहोत्री बन चुका हूँ। जो आपने कहा कि आप मेरे बड़ों से मिलकर इस रिश्ते की बात करना चाहते हैं, तो मैं वादा करता हूँ, मैं अभी भी इसी वक्त अपने मम्मी पापा का पता लगाता हूँ। मैं सबसे पहले खुद उनसे मिलूंगा, फिर जल्द ही आपको उनसे मिलवाऊंगा। मेरे दादाजी भी आपसे जरूर बात करेंगे। तभी यशोदा माँ ने उठकर अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। उसकी बलाएं लेते हुए उसने कहा, मेरे बच्चा, तूने कितना दुख झेला। जा अपनी माँ से मिल, और एक माँ 22 साल के अपने बेटे का मुंह देखने के लिए तड़प रही होगी। जा उसे गले लगा ले। इसी बीच उनका डिनर खत्म हो चुका था। मीरा का परिवार सोने चला गया, लेकिन अर्जुन के अंदर एक ऐसा बवंडर उठ खड़ा हुआ था जिसे रोकना नामुमकिन था। ताऊ जी की बातों ने उसके दिल में उस कोने को कुरेद दिया जिसने 22 सालों से बंद किया था, माँ की ममता और पिता का साया। वो तेज कदमों से चलकर अपने स्टडी रूम में गया। उसने तुरंत जगदीश को कॉल किया और उसे तुरंत विला में आने का ऑर्डर दिया। महज 10 मिनट बाद जगदीश रूम में आ गए। जगदीश ने घबरा कर पूछा, सर, आपने इतनी रात को बुलाया, सब ठीक तो है? अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा और जगदीश के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसी जिद थी जिसे टाला नहीं जा सकता। उसने जगदीश की आंखों में देख कर कहा, जगदीश जी, मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है कल सुबह। उसकी ये बात सुनकर जगदीश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, सर, लेकिन बड़े साहब का ऑर्डर है कि जब तक आप पूरी तरह से हेडक्वार्टर का चार्ज नहीं लेते। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन पहली बार जगदीश पर चिल्लाकर बोला, भाड़ में गया चार्ज, भाड़ में गया हेडक्वार्टर। मैंने उनकी सारी शर्तें पूरी की। मैंने अनाथों की तरह जिंदगी बिताई है। मैंने सड़कों पर जूते खींचे। मैंने बिना उनके पैसों की अपनी पहचान बनाई। मैंने सिंघानिया और देशमुख जैसे दुश्मनों से लोहा लिया। हाँ, मुझे और कोई इम्तिहान नहीं देना। मुझे मेरे माता पिता चाहिए, और वो भी कल सुबह 10 बजे से पहले। अगर कल मुझे उनसे नहीं मिलाया गया तो मैं इस पूरे एम्पायर को लात मार दूंगा। मैं अर्जुन अग्निहोत्री फिर से अनाथ अर्जुन बन जाऊंगा। उसकी आंखों में एक अलग ही जिद थी। उसकी आंखों को देखकर जगदीश समझ गया कि अर्जुन अब किसी से नहीं सुनेगा। यह उस बेटे की पुकार थी जिसने आज तक अपने माँ का स्पर्श महसूस नहीं किया था। जगदीश ने हाथ जोड़कर कहा, सर शांत हो जाइए। मैं अभी बड़े साहब से बात करता हूँ। मैं आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। मैं वादा करता हूँ, कल सुबह आप अपने माता पिता के सामने होंगे। यह बात करके जगदीश तुरंत रूम से बाहर निकल गया और फोन पर लग गया। वहीं अर्जुन वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। वो मुंबई का बादशाह बन चुका था, लेकिन अंदर से वह अभी एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोना चाहता था। तभी उसे अपने कंधों पर किसी के कोमल स्पर्श का हाथों का महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, मीरा खड़ी थी। मीरा ने उसे पीछे से गले लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा अर्जुन। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। अगली सुबह का सूरज मुंबई के आसमान पर एक नई उम्मीद लेकर आया। अर्जुन और मीरा अग्निहोत्री एम्पायर के एक सीक्रेट और बहुत सुरक्षित प्राइवेट एस्टेट की तरफ जा रहे थे। यह जगह मुंबई के बाहरी इलाकों में पहाड़ियों के बीच छिपी हुई जन्नत जैसी थी। यहीं पर अर्जुन के माता पिता नीरज अग्निहोत्री और शालिनी अग्निहोत्री रहते थे। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा अर्जुन नर्वस था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बार बार अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक कर रहा था। उसने घबराकर मीरा से पूछा, मीरा, मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या वो मुझे पसंद करेंगे? क्या उन्हें मुझ पर गर्व होगा? आगे से मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम परफेक्ट हो अर्जुन। वो तुम्हें देखते ही अपनी जान छिड़क देंगे। गाड़ी एक विशाल लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई। एक बहुत ही खूबसूरत बंगले के सामने रुक गई। पोर्च में जगदीश पहले से खड़ा था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर सामान के साथ कहा, आइए सर। अर्जुन और मीरा उनके पीछे बंगले के बड़े हॉल में दाखिल हुए। हॉल में बिल्कुल खामोशी थी। तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के उतरने की आहट आई। एक 45 साल की बड़ी खूबसूरत लेकिन उदास चेहरे वाली महिला सीढ़ियों से उतर रही थी। उन्होंने एक साधारण सी साड़ी पहनी थी। उनके पीछे एक 50 साल के रुतबेदार लेकिन शांत इंसान चल रहे थे। ये शालिनी और नीरज अग्निहोत्री थे। शाली की नजर जैसे ही हॉल में खड़े उस 22 साल के नौजवान पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए।
22 साल। 22 साल से उन्होंने अपने बेटे को नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ उसके बचपन की धुंधली तस्वीर देखी थी, जब वो उसे अनाथालय छोड़कर आई थी। लेकिन एक माँ का दिल अपने अंश को पहचानने में एक सेकंड भी देरी नहीं करता। शालिनी की आंखें फटी रह गई, उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने हकला कर कहा, अर्जुन। शालिनी के मुंह से निकली ये आवाज एक चीख और एक सिसकी का मिश्रण थी। उनकी आवाज सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसुओं का बांध टूट गया। उसने सिसक कर कहा, माँ। ये एक शब्द सुनते ही शालिनी सीढ़ियों से पागलों की तरह दौड़ती हुई नीचे आई। वो लड़खड़ाई लेकिन रुकी नहीं। वो दौड़कर आई और अर्जुन को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लिया, जैसे अगर उन्होंने अपनी पकड़ ढीली की तो उसे फिर से कोई उनसे छीन लेगा। उन्होंने पागलों की तरह अर्जुन के चेहरे को चूम कर कहा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा अर्जुन। शालिनी फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसके माथे, उसकी आंख और उसकी गालों को पागलों की तरह चूमने लगी। उन्होंने आगे कहा, कहाँ था तू इतने साल? मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। तेरी माँ बहुत कमजोर थी। मैं तेरे दादा के बनाए क्रूर नियम से तुझे बचा नहीं पाई। मेरे बच्चे को सड़कों पर धक्के खाने पड़े, मुझे माफ कर दे। शालिनी अर्जुन के सीने पर सिर मार मार कर रो रही थी। वो अपनी पूरी 22 साल की रुकी हुई ममता आज अपने बेटे पर उड़ेल देना चाहती थी। अर्जुन भी अपनी माँ के गले लगकर एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उसने उनको शांत करने की कोशिश करके कहा, मत रोइए माँ, मैं आ गया हूं ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई गिला नहीं है। तब नीरज अग्निहोत्री आ गए। उनके चेहरे पर भी आंसू थे, लेकिन उनकी आंखों में एक पिता का गर्व था। नीरज ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है अर्जुन। मैंने तुम्हें एक बच्चे के रूप में छोड़ा था। आज तुम एक साम्राज्य बनकर लौटे हो। तुमने अग्निहोत्री नाम को जो इज्जत बख्शी है, मैं भी नहीं कर पाया ये। आगे से अर्जुन उनके पैर छूकर कहा, पापा। कुछ देर बाद जब आंसुओं का सैलाब थोड़ा शांत हुआ तो शालिनी की नजर अर्जुन के पीछे खड़ी उस भोली भाली लड़की पर पड़ी। शालिनी ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, ये कौन है बेटा? ये कहकर वो अपने बेटे की आंखों में एक्साइटमेंट से देखने लगी। तभी अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा और आगे आकर बोला, माँ, पापा, ये मीरा है, मेरी दुनिया। वो लड़की जिसने मेरे अनाथ होने पर भी मेरा हाथ थामा था, जिसने तब मुझे प्यार किया जब मैं एक वेटर था। अगर आज मैं जिंदा हूं तो यहाँ खड़ा हूं तो सिर्फ इसकी वजह से। और ये आपके घर की होने वाली बहू है। उसकी ये बात सुनकर शालिनी का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा को अपने सीने से लगा लिया। मीरा ने का माथा उसने चूमा और कहा, मेरी बच्ची, तुमने मेरे बेटे का तब साथ दिया जब कोई इसके पास नहीं था। आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। तुमने तो जैसे मुझे मेरा भगवान वापस दे दिया। उनकी ये बात सुनकर मीरा भी भावुक हो गई। उसे अपनी माँ की तरह अर्जुन की माँ भी एक देवी नजर आई। मीरा ने धीरे से उनको प्रणाम कहा और कहा, प्रणाम आंटी जी। लेकिन तभी शालिनी ने प्यार से टपट कर कहा, आंटी नहीं, तुम आज से मुझे माँ कहोगी। ये पूरा दिन अर्जुन ने अपने माता पिता के साथ बिताया। शालिनी ने खुद अपने हाथों से अर्जुन और मीरा के लिए खाना बनाया। वो बार बार अर्जुन को अपने हाथों से निवाला खिला रही थी। 22 साल का वो खालीपन आज उन चंद घंटों में भरा जा रहा था। अर्जुन को लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी पूरी हो गई। ताऊ जी का वह सवाल, तुम्हारे बड़े कहाँ हैं, अब अर्जुन के लिए कोई खौफ नहीं बल्कि एक वरदान बन चुका था। समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। दोपहर के 3 बज चुके थे। मीरा शालिनी के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह अर्जुन की खुशी देखकर इतनी खुश थी कि सब कुछ भूल गई। अचानक मीरा की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। टाइम देखते ही मीरा झटके से सोफे से खड़ी हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, हे भगवान। उसको ऐसे घबरा कर देखकर अर्जुन भी घबरा गया। उसने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ मीरा? अचानक क्या हुआ तुम्हें? आगे से मीरा ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, अर्जुन, मेरा शूट, मुझे सुबह 9 बजे मनराज ड्रीम स्टूडियो पहुंचना था और आज मेरी पहली फिल्म का पहला दिन था। मैं मैं ये सब कैसे भूल गई तुम्हारे खुशी के चक्कर में। अब तक तो डायरेक्टर सर ने मुझे फिल्म से निकाल भी दिया होगा और वो सोनाक्षी कियारा पूजा वो मेरा मजाक उड़ा रही होंगी। मीरा की आंखों में डर और निराशा छा गई। उसे लगा कि उसका हीरोइन बनने का सपना पहले ही दिन टूट गया। तभी अर्जुन अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक और रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने मीरा के पास जाकर उसके कंधे पकड़े और कहा, रिलैक्स मीरा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अर्जुन तुम्हारे सपने को ऐसे बर्बाद होने देगा? तुम भले ही भूल गई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला था।
उसकी बात सुनकर मीरा ने हैरान होकर कहा, मतलब? आगे से अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मतलब ये कि आज सुबह 9 बजे मुंबई का मनराज ड्रीम स्टूडियो एक फिल्म का सेट कम एक छावनी ज्यादा लग रहा था। ये कहकर अर्जुन ने अपनी जेब से फोटो निकाला और एक वीडियो प्ले किया। वीडियो में स्टूडियो के अंदर कियारा, पूजा, सोनाक्षी जो अपनी बेइज्जती के बावजूद वहां तमाशा देखने आई थी, वो बड़ी खुश थी। वीडियो में सोनाक्षी ने हंसकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि वो गांव की गंवार डर कर भाग जाएगी। कल का थप्पड़ और वो फिल्म छोड़कर भाग गई। अब डायरेक्टर नकुल को मेरे पास ही आना पड़ेगा। तब स्टूडियो को बाहर अचानक गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 काले रंग की एसयूवी स्टूडियो के गेट के तोड़ते हुई अंदर घुस गई। उन गाड़ियों से 40 से ज्यादा हट्टे कट्टे काले सूट पहने हथियारों से लैस बाउंसर निकले। उन्होंने पलक झपकते ही पूरे स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया। पूरे सेट पर हड़कंप मच गया। क्रू मेंबर्स, लाइटमैन और एक्टर्स डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन थे और क्या किया था उन लोगों ने वहां जाकर। जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द साइलेंट मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।